नमस्कार। दूरदर्शन के आज के विशेष कार्यक्रम में मैं यारामता सिंह आप सबों का स्वागत करती हूं। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 8 साल की उपलब्धियों पर। और इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है ईटानगर के देरा नातुंग कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अशोक पांडे सर और साथ ही ओजू वेलफेयर एसोसिएशन की चेयरपर्सन श्रीमती रतन आन्या जी। नमस्ते। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। तो कार्यक्रम का आगाज़ करते हुए हम मुखातिब होना चाहेंगे पांडे सर जी से। सर, जैसे कि आप जानते हैं कि 8 साल हो चुका है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चला है सरकार का, तो आज हम उसकी उपलब्धियों के ऊपर बात करने जा रहे हैं। जैसे कि आप ये भी समझते हैं, जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी जो भी कार्यक्रम जो केंद्रीय योजनाओं से जो भी लाभान्वित हुए हैं उसके साथ संवाद कर रहे हैं और जो भी योजनाएं हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन पर बात कर रहे हैं। तो उस पर आपकी क्या राय है और आप क्या कहना चाहते हैं उस पर? जी, तो सबको नमस्कार। बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है। देखिए, नरेंद्र मोदी भारत के भविष्य की नई तारीख लिख रहे हैं। जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं 17 से 18 घंटे उन्होंने देश को दिया है, जो दुनिया के इतिहास में किसी राष्ट्राध्यक्ष का ये पहला कदम है। उन्होंने 3 मुख्य इशूज़ को पकड़ा है। उन्होंने जो अपने कार्यकाल में जो किया है, एम्बिशियस गोल्स रखे हैं हमेशा, यानी कि महत्वाकांक्षी उन्होंने उद्देश्य रखे हैं और उसमें उन्होंने विजनरी प्लानिंग की है, यानी अगले 100 वर्षों में हमारा भारत कैसा होगा उसकी उन्होंने एक प्लानिंग बनी, योजना बनाई और उसमें उन्होंने मिशनरी एक्शन दिखाया। 100 साल की नीतियां तो बनाई, लेकिन 100 साल का समय बहुत बड़ा होता है, कल को क्या होगा, और इसीलिए उन्होंने दिन रात काम करके पूरी सरकारी मशीनरी को ऐसा लगाया कि फिट इंडिया हर क्षेत्र में रहे, ताकि हमारी इंडिया पूरी दुनिया में हिट रहे। अब आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने क्या किया देश के लिए। किसी भी देश की जो ज़रूरत होती है वो होती है प्रगति, अर्थात विकास। और मोदी जी एक ऐसे शासक हुए हैं देश के लिए जो अपने आप को सेवक कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, यानी कि भेदभावहीन सबके लिए काम करना है। अब काम क्या करना है? किसी भी देश के विकास की 3 जो है मेन पिलर होते हैं, और वो होता है पहला शिक्षा, दूसरा होता है स्वास्थ्य और तीसरी होती है सुरक्षा। इन तीनों स्तरों पर प्रधानमंत्री जी ने अद्वितीय काम किया है, अनुपम काम किया है। शिक्षा के क्षेत्र में आप ले लीजिए, उन्होंने स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम किया। लोग डिग्रियां लेकर के नौकरी ढूंढा करते थे, काबिलियत कुछ होती नहीं थी, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हमारे जो भी डिग्री हो, डिग्री के साथ साथ शिक्षा में स्किल होना चाहिए, कौशल्य होना चाहिए, और उसमें बहुत ज़बरदस्त काम किया, जो कि बाद में आपको बताएंगे आन्या जी कि किस तरह से स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में सरकार ने दिल खोलकर फंडिंग की है और लोगों को उससे जोड़ा है। दूसरा स्वास्थ्य। अगर शरीर स्वस्थ रहे, मन भी स्वस्थ रहेगा। शरीर और मन स्वस्थ है तो भी राष्ट्र विकास कर सकता है। और तीसरा उन्होंने सुरक्षा, जो हमारे भारत में आए दिन उधर से दुर्घटनाएं, उधर से पाकिस्तान से आतंकवादी, उधर से चाइना का हस्तक्षेप, तरह तरह की समस्याओं से देश जूझ रहा था, और उन्होंने आंतरिक सुरक्षा को भी सशक्त किया, मजबूत किया। और बाह्य सुरक्षा के लिए तो भारत अब निश्चिंत सा है, क्योंकि किसी देश की हिम्मत नहीं है कि भारत की तरफ टेढ़ी नज़र उठा करके देखे। ठीक है, बहुत अच्छा सर। इससे पहले मैं बात कर रही थी सर आपसे कि जैसे कि आज प्रधानमंत्री केंद्रीय योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद कर रहे हैं। जी। तो उसके ऊपर आज जो संवाद हो रहा है उसके ऊपर आप कुछ टिप्पणी देना चाहेंगे? हाँ, देखिए, प्रधानमंत्री की जो सबसे खासियत है ना, वो काम को शुरू करते हैं, काम को अंजाम पर पहुंचाते हैं और अपना रिपोर्ट कार्ड भेज देते हैं। और वो ये नहीं पूछते अधिकारियों से या संबंधित विभाग के मंत्रियों से कि भाई क्या प्रगति हुई काम की। वो डायरेक्ट बेनिफिशियरी से बात करते हैं। आज भी उन्होंने बेनिफिशियरी से बात की कि जो गांव में गरीब कल्याण योजनाएं हुई हैं, क्या वाकई उनको लाभ मिला है। तो कई लोगों ने, बिहार के बांका से एक व्यक्ति ने बताया
कि उनको जो है घर मिल गया है। प्रधानमंत्री ने बड़े चुटीले अंदाज में कहा तब तो बच्चों की अच्छी शादी भी होगी जब आपके घर में पक्का घर हो गया। उधर कर्नाटक में एक संतोषी जी से उन्होंने बहुत अच्छे से बात की, उन्होंने मुद्रा लोन मिला और उससे उन्होंने कार्य किया। सुदूर लद्दाख में जो उन्होंने बात की, और इस तरह देश के विभिन्न कोनों में जहाँ जहाँ भी लाभार्थी हैं जिनको डायरेक्ट जो है बेनिफिट ट्रांसफ़र मिला है, उनको प्रधानमंत्री जी साक्षात बात करते हैं। इससे एक फ़ायदा ये होता है कि सरकारी मशीनरी अलर्ट रहती है कि कहीं कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, जिसके लिए योजना बनी है उसके घर तक उसका लाभ पहुंचना चाहिए। प्रधानमंत्री सम्मान निधि के बारे में आप कहना हाँ, ये तो सोचिए, किसान, जवान और विज्ञान, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। इस क्षेत्र को अगर देखा जाए तो सबसे जर्जर अवस्था हमारे किसानों की थी। जवान तो सीमा पर था, उसे तनख्वाह मिलती है, अपना घर चला लेता है। किसान बेचारा भगवान भरोसे, प्रकृति के भरोसे रहता था। आज प्रधानमंत्री जी ने पिछले 3 सालों से, लगभग 3 साल होने जा रहे हैं, उन्होंने किसानों के लिए हर ये 3 महीने पे या 6 महीने पे 2000 रुपये का जो किसान सम्मान निधि है वो किसानों के खाते में जाता है। और आज उन्होंने 11वीं किस्त यानी 11th इंस्टॉलमेंट उन्होंने ट्रांसफ़र की है। देश का किसान प्रधानमंत्री से जुड़ गया है और अपने जी जान से जो सम्मान प्रधानमंत्री से पा रहा है वो सम्मान पूर्वक अपना जीवन जीने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इस पर हम आगे भी बातें जारी रखेंगे। बहरहाल मैडम से अभी मुखातिब होते हूँ, तो मैडम मैं आपसे ये प्रश्न रखना चाहूँगी कि सामाजिक और घरेलू तौर पे विभिन्न जैसे कि पहलू है उससे संबंधित योजनाएं भी बनाई है प्रधानमंत्री की ओर से, जैसे कि आपका जल जीवन मिशन हुआ, स्वच्छ भारत हुआ, तो इस पर आपकी क्या राय है? जी, सबसे पहले तो हम मोदी जी, हमारे जो प्रधानमंत्री जी है, उनका 8वीं सालगिरह जो उनका जो सरकार कंप्लीट हुआ है, मैं ज़रूर ढेर सारा बधाई देना चाहूँगी। और जो अभी आपने जो योजनाएं बताए हैं उसमें एक है जल जीवन मिशन, जो एक प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा मतलब एक ये योजना बनाया गया था कि हर घर मतलब हर रूरल हाउस होल्ड में एक स्वच्छ पानी सबको मिले और सफिशिएंट पानी मिले। तो इससे क्या होता है, हम जो स्पेशली हमारे जो महिलाएं हैं, तो देखा गया अगर बोले जाए तो अरुणाचल के कंटेक्स्ट में अगर हम बोले तो जैसे हमारे महिलाएं दूर दूर जो है झरनों से या नदी से लेके पानी घर तक लेके आके घर का साफ सफाई, फिर हाँ खाना वगैरह पकाना, तो इस जल जीवन मिशन से उनको बहुत फ़ायदा हुआ है, स्पेशली महिलाओं को। क्योंकि अभी एक घर पे आपको एक नल सबका कनेक्शन हो गया है, तो स्वच्छ पानी मिल गया, तो एक महिला को मतलब मुझे लगता है मतलब महिला बहुत इससे लाभ हुआ है। उनका एक तो टाइम बचत हुआ है, उनका एक जो एनर्जी, हाँ एनर्जी है, और हेल्थ भी जो आप दूर दूर जाके तो आपका हेल्थ प्रॉब्लम तो बहुत बेनिफिट गया है। दूसरा जो एक है ये जो स्वच्छ भारत जो मिशन है, अभियान है, तो पहले क्या होता था, हम महिलाओं को जैसे हमारे गांव में स्पेशली जो बिलो प्रॉपर्टी लाइन जो फैमिलीज़ के जो महिला या गर्ल चाइल्ड होते थे, उनको क्या है ओपन ये स्पेस में जाके जो ये है जो मतलब उनको जाना पड़ता था। तो एक क्या उनका एक तो डिग्निटी के बात कि कोई देखना, क्योंकि एक ये है, और दूसरा क्या है हाइजीन को लेके। तो अभी इस स्वच्छ भारत अभियान मिशन के अंदर अभी घर घर में टॉयलेट, हर स्कूल में सेपरेट गर्ल्स टॉयलेट, और हर जगह जहाँ महिलाएं है उनके लिए सेपरेट। तो एक तो क्या है उनको एक जो है डिग्निटी है कि महिला का एक डिग्निटी, और एक हम महिलाओं को मेंस्ट्रुअल हाइजीन जो मेंटेन करना पड़ता है, तो बहुत पैदा हुआ है महिलाओं को। तो और अभी जो भी योजनाएं मोदी सरकार के अंदर बनाया, तो अभी कोई ये नहीं डायरेक्टली बेनिफिशियरी को डायरेक्ट डीबीटी मोड के द्वारा जाते हैं, क्योंकि हम लोग एक ग्रास रूट वर्कर है हमारे एनजीओ। तो अभी हम किसी और दूसरे के बेनिफिट हम नहीं ले सकते हैं। आधार सीधे जो बैंक अकाउंट है डिटेल वो देना पड़ता है, वहाँ पे डायरेक्ट डीबीटी जो पेमेंट होता है। और तीसरा जो एक है उज्ज्वला जो योजना, मैं ज़रूर बताना चाहूँगी, इसके अंदर जो हमारे महिला है जो रूरल एरियाज़ में जो बीपीएल जो गरीब महिला है उनको स्पेशली फ्री एलपीजी कनेक्शन दिया गया।
तो जिससे हमारा महिला का एक तो स्वास्थ्य रिलेटेड, पहले क्या है लकड़ी दूर से लेके आओ फिर जलाओ, तो एक स्वास्थ्य रिलेटेड इशू भी होता है, क्योंकि आपको लकड़ी को आग को फूकना पड़ता है, तो आपका सांस का बीमारी हो सकता है। तो अभी एलपीजी कनेक्शन के बाद एक तो स्वास्थ्य इशू महिलाओं को नहीं होंगे, और दूसरा है क्या है टाइम सेव हो जाता है। जैसे दूर हमारे पहाड़ों में जाके लकड़ी काट के लाना फिर जलाना, तो इसमें कितना टाइम जो होता है तो वो बचत होता है। और दूसरा जो महिला को एक कंफर्ट मिल गया, तो ताकि वो समय बचा के दूसरे काम में फिर वो काम कर सके। तो मोदी जी हमारे महिलाओं के लिए, मोदी सरकार के अंदर बहुत ऐसे योजनाएं कर रहे हैं और बेनिफिट भी जा रहे हैं, हम देख रहे हैं। तो आपका कहने का मतलब ये है कि जो भी बेनिफिट्स मिल रहा है सीधे जो लाभार्थी हैं उन्हें मिल रहा है, बीच में जो मिडलमैन है वो कुछ इधर उधर नहीं कर सकते, सीधे सीधे लाभार्थी के पास पहुंच रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। तो सर आपसे अभी मैं मुखातिब होते हुए ये जो आर्थिक और सामाजिक मोर्चे पर मोदी सरकार की ओर से जो भी पॉलिसी है, जो भी स्कीम है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, आपका नोटबंदी हुआ, आपका जो दूसरी बातें हैं वो उसको लेकर आप क्या कहना देखिए, चाहेंगे? मोदी सरकार की जो प्राथमिकता है कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत। देश में भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा कैंसर था जो अमीरों को अमीर बना रहा था और गरीबों को गरीब बना रहा था। इस सरकार ने बहुत मंथन किया होगा और मोदी जी अपने पहले कार्यकाल में ही इस पर बहुत बड़ी चोट मारी, और उस चोट का नाम था नोटबंदी। अब नोटबंदी से क्या परिणाम आए क्या नहीं आए ये तो नहीं मालूम, लेकिन सभी गरीब से गरीब आदमी का फाइनेंशियल इंक्लूजन हो गया। फाइनेंशियल इंक्लूजन माने कि आज हर आदमी में बैंक हैबिट हो गई, गरीब हो अमीर हो, और उसी बैंक हैबिट के कारण आज सरकार किसान सम्मान निधि दे पा रही है। जैसा कि अभी मैडम ने बताया कि आज सरकार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र कर रही है लोगों के अकाउंट में, तो ये इसका फ़ायदा हुआ। तो अब आपने सवाल किया कि आर्थिक और सामाजिक दो चीज़ों को जोड़ा। देखिए, समाज में जो लोग रह रहे हैं, मोदी सरकार की जो सबसे खासियत रही है, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। उस स्कीम के क्राइटेरिया में जो भी आए, जिस भी समाज का हो, जिस भी जात का हो, जिस भी धर्म का हो, जिस भी रेस का हो, उसे वो बेनिफिट मिलना चाहिए। तो इससे देश में एक उत्साह की लहर है, और इसका परिणाम मैं आपको बता दूं, देश दुनिया की सारी अर्थव्यवस्थाएं कोरोना काल में चरमरा गईं, बुरी तरह प्रभावित हुई, लेकिन भारत ही एक ऐसा देश रहा जिसने इसको बहुत सुंदर तरीके से मैनेज किया और इसका लोगों को भूखों नहीं मरने दिया। लगभग 2 वर्षों तक मुफ्त राशन दिया गया। जितने भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले लोग थे, सभी को आर्थिक मदद पहुंचाई गई, और हर तरह से सरकार ने कोशिश की कि देश का कोई आदमी भूखे न रहे, और सबके लिए रोजगार के लिए जो प्रभावित हो गया था, तमाम प्रकार की सरकारी योजनाएं बना करके उनको आर्थिक मदद भी पहुंचाई गई। तो सर जीएसटी पर आपका क्या कहना है? आप इसे किस तरह से लेते हैं? देखिए, जीएसटी तो एक ऐसा इशू है, पूरी दुनिया के देश आज तक इसमें कंफ्यूज हैं, लेकिन चूंकि हमारे देश में करीब 27-28 टाइप के इनडायरेक्ट टैक्सेस हुआ करते थे, और उसमें कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं थी। तो एक क्या था, उसमें करप्शन अव्वल दर्जे का था, 1 नंबर का, क्योंकि गाड़ी वाला है बेचारा तो उसका अलग है, बिजनेसमैन है बिजनेस नहीं कर पा रहा है। तो सरकार ने इसमें किया कि उन सारे जो टैक्सेस थे क्लमजी कॉम्प्लेक्स, सबको एक दायरे में लाके रख दिया, एक अम्ब्रेला टैक्स बना दिया कि जीएसटी हो गया, कि भाई एक ही टैक्स है और इसमें आपको मैनुअल कुछ करना नहीं है, सब ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस इसमें होने हैं। तो इससे भी जो हमारे उस विभाग में, कर विभाग में जो बहुत तरह के करप्शन थे, वो सब रुक गया। तो जीएसटी और थोड़ा स्ट्रीमलाइन करने की ज़रूरत है, लेकिन ये देश के लिए अच्छा है। जी। तो स्वास्थ्य क्षेत्र के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और उसको लेकर आप जो भी योजनाएं हैं केंद्र सरकार की, जी, मोदी सरकार की, उसे आप किस तरह से लेते हैं, देखते हैं? देखिए, स्वास्थ्य की जो समस्या हमारे देश में थी, हमारा देश दुनिया में सबसे ज़्यादा कल्चर्ड देश है। वैरायटी ऑफ कल्चर है, वैरायटी ऑफ रिलीजियंस है, लोगों में एक पवित्र भावना है, लेकिन जो बाहर की है तो गंदगी 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 ही थी हमारे देश में। जो पब्लिक प्लेसेस हुआ करते थे,
सारे लोग अपने घर का कचरा कूड़ा सब एक जगह डाल देते थे और हमारा देश सुविधाओं के बावजूद भी बीमार ही रहता था। अब देखिए कि प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से घोषणा की अपने पहले ही काल में, देश को सबसे जो है विकास से पहले चाहिए स्वच्छ वातावरण, और इसके लिए उन्होंने शौचालय क्रांति चलाई। बड़ी अजीब सी बात थी, दुनिया में हंसने वाली भी बात भी रही होगी उस समय कि एक प्रधानमंत्री लाल किले से बैठ करके इस तरह की बात करता है, लेकिन उसके दूरगामी परिणाम आज देखने के, जैसा बहन ने अभी बताया आपको कि आज महिलाएं सम्मानपूर्वक जा रही हैं, बाहर गंदगी लगभग खत्म हो गई है, लोगों में एक अवेयरनेस आई, छोटे छोटे बच्चे भी डस्टबिन का प्रयोग करने लगे। तो एक जो स्वच्छ वातावरण, एक जो है क्लीनलीनेस ड्राइव बनी। खुद प्रधानमंत्री, आपने देखा होगा एक बार समुद्र के किनारे जा करके सुबह के टाइम में, चेन्नई में शायद, और समुद्र के किनारे वो जो वहाँ बोतलें लोग फेंके तो उसको पीन रहे थे। तो प्रधानमंत्री का एक जो ये जेस्चर है, ये बताता है कि हम जिम्मेदार नागरिक बने, अपने वातावरण को स्वच्छ रखें ताकि हम स्वस्थ रहें। दूसरा, उन्होंने जो स्वास्थ्य के लिए जो काम किया, पूरी दुनिया इसमें बीमारी से ग्रस्त है। मोदी जी ने योग क्रांति के द्वारा और यूएनओ से, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से योग को स्थापित दिया पूरी दुनिया में। 21 जून योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होगा। इसका फायदा क्या हो गया? जिन लोगों की कमाई छोटी थी, दवाई पर खर्चा ज़्यादा था, आज वो योग के द्वारा दवाई पर खर्चा उनका बंद हो गया और स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, उनका परिवार स्वस्थ हो गया है और वो कुछ काम कर पा रहे हैं। तो सरकार ने एक प्लेटफॉर्म बनाया, स्वास्थ्य पहले, स्वच्छता पहले, उस पर स्वास्थ्य, और स्वास्थ्य के बाद गवर्नमेंट की सारी स्कीम्स, और सुंदर तरीके से हमारे देश को कहते नहीं है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। यानी कि मोदी सरकार का एक ही मिशन है, सब सुखी हों, देश का हर व्यक्ति, छोटा बच्चा से लेके बूढ़ा आदमी तक सुखी हो। सर्वे भवन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सब निरोग हों। और निरोगता के लिए उन्होंने क्या किया? इतना बड़ा स्कीम चलाया, दुनिया की सबसे बड़ी स्कीम आयुष्मान भारत योजना। इसमें 5 लाख रुपए तक आप अगर ने कार्ड बनवा लिया है तो आपका मुफ्त इलाज हो जाएगा। ये सोच सकता था कोई? नहीं सोच सकता था। लोग कहते थे रिसोर्स कहाँ हैं? अरे भी रिसोर्स तो अभी भी जनरेट हो रहे हैं ना, सरकार तो रिसोर्स दे रही है। एक प्रतिदिन कितना खर्चा सरकार कर रही है, पैसे कहाँ से आ रहे हैं? इसका मतलब देश में किसी चीज़ की कमी नहीं है। कमी किसकी थी? नीयत की कमी थी। और इसीलिए हम कहते हैं कि नीयत साफ है, नीति स्पष्ट है। मोदी जी की नीयत साफ है, नीति स्पष्ट है, नेतृत्व सक्षम है और राष्ट्र प्रगति पर है। बहुत बढ़िया। सर, ये तो रही, आपने बताया आयुष्मान भारत योजना के बारे में, बहुत अच्छी तरीके से आपने बताया। लेकिन इसका क्रियान्वयन, जो इम्प्लीमेंटेशन है इन द कंटेक्स्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, उस पर आप अपनी राय रखना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि अरुणाचल प्रदेश में कुछ साल पहले मुख्यमंत्री ने भी ऐसी एक योजना चलाई थी स्वास्थ्य से संबंधित। अभी भी चल रहा है। अभी भी वो चल रही है। अब देखिए, अरुणाचल प्रदेश की आबादी बहुत कम है और केंद्र सरकार और राज्य सरकार की सारी योजनाएं मिल करके सुंदर ढंग से काम कर रही हैं और ये प्रभावी भी हैं। अब यहाँ क्या समस्या है कि लोग सामने आएं, उसका लाभ उठाएं और लोगों को कोई परेशानी हमको लगता है कि नहीं होगी, क्योंकि राज्य में अभी चिकित्सा व्यवस्था की उतनी उत्तम व्यवस्था नहीं है। बाहर ही लगभग सबको इलाज कराने के लिए जाना पड़ता है, चाहे आसाम में जाएं चाहे देश के अन्य भागों में। तो इसका लाभ सबसे ज़्यादा हमको लगता है आयुष्मान भारत योजना और जो मुख्यमंत्री की जो ये स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं हैं, इसके लाभ द्वारा तो लोग जो है बहुत अच्छे तरीके से लाभ उठा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सर, आपका कहना है कि अवेयरनेस की कमी है, लोगों तक सही जो सूचना है या जो स्कीम है वो नहीं पहुंच पा रहे हैं। नहीं, इसमें मैं थोड़ा सा पूरी तरह सहमत नहीं हूँ आपकी बात से। होता क्या है कि आज सबके हाथ में मोबाइल है, सूचनाएं एक तरह से एकदम बम्बार्डमेंट हो रही हैं, लेकिन हमारा कंसर्न क्या है, हम कौन सी सूचना पे अपने आप को रखना चाहते हैं। सही है, ये बिल्कुल सही है। तो ये थोड़ा सा सरकार को चाहिए कि शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से, स्कूलों के माध्यम से ये अवेयरनेस कराई जाए, क्योंकि आज लगभग हर व्यक्ति का बच्चा किसी न किसी स्कूल में, छोटे से बड़े में पढ़ रहा है। तो ये एक स्कीम या सारी स्कीमों की एक सूची विद्यालय के एक बोर्ड बनवा करके वहाँ पर लगा दी जाए, ताकि वहाँ गार्जियन भी आता है, पेरेंट्स भी आते हैं, जो लोग भी आते हैं वो देखें अच्छा ये क्या
लिखा हुआ है, तो ये भी एक तरह का शिक्षा का अंग होगा और लोगों में एक तरह के मुफ्त का प्रचार भी हो जाएगा। जो सरकार तमाम एजेंसीज के माध्यम से पैसे खर्च करती है, इस माध्यम से बाजार में आप लगवा दीजिए उसको सुंदर ढंग से, थोड़ा अट्रैक्शन के साथ स्कूलों में लगा एक तरह का विज्ञापन, हॉस्पिटल, एडवर्टाइजमेंट, पब्लिसिटी, इसको एडवर्टाइजमेंट नहीं कहेंगे, इसको पब्लिसिटी कहेंगे कि जनहित कल्याण, लोक कल्याण के लिए सरकार की ये योजनाएं हैं और इसको आप इस तरह से फायदा उठा सकते हैं। तो इस तरह से आसानी से हो जाएगा। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। मैम आपकी ओर बढ़ते हुए, जैसे कि अभी सर ने कहा कि जो स्वस्थ है और जो आपका वातावरण है दैट आर इंटरकनेक्टेड, तो यहाँ पे जब हमारे अरुणाचल की बात चलती है, हमारे ईटानगर की बात चलती है, तो आप इसे किस तरह से देखते हैं कि हमारा जो लोग हैं, हमारे जो स्थानीय लोग हैं, ये सही तरीके से जो गवर्नमेंट ने बताया हुआ है इसकी मुझसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं या नहीं? स्वास्थ्य और जो एनवायरनमेंट है, हाँ। नहीं हमारे यहाँ पे भी मैडम आप देखेंगे तो अभी हमारे यहाँ पे भी जोरदार अवेयरनेस तो हो रहा है। हमारे जो सरकार आपके द्वार जो हर डिस्ट्रिक्ट में हर महीना थ्रू डिप्टी कमिश्नर कराया जाता है, जितना सरकार के योजनाएं हैं, तो उसमें जो स्वस्थ हेल्थ से रिलेटेड या एनवायरनमेंट या जो भी मतलब अभी आपने पूछा रिलेटेड, उसका जोरदार जो ये है जागरूकता लोगों के बीच जा रहे हैं। और हमारे लोग भी अभी देखा गया तो अभी उनको ये उनका अंदर ये इतना तो आ गया है कि हमारा आसपास जो ये है स्वच्छता हमें रखना कितना ज़रूरी है। और अगर स्वच्छता नहीं होगी, गंदगी इधर उधर ओपन डिफेकेशन होगी, तो इससे कई सारी बीमारियों से हमको जूझना पड़ेंगे। तो हमारे लोगों के बीच भी अवेयरनेस आ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ सरकार पे डिपेंड करें। सबसे पहले तो हमारे एज ए सिटीज़न हमारे भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे अंदर भी एक सिविक सेंस हो, ना कि हम सरकार को गाली देते रहे। सरकार तो बहुत अच्छे अच्छे योजनाएं बना रहे हैं, लेकिन इसको सफल बनाना या असफल बनाना हमारे ऊपर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। तो हमको लगता है हमारे जितना सिटीजन है हम लोग सब योगदान दे, तभी जाके जो सरकार की इस तरह के स्वच्छ भारत अभियान योजना या जो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना मतलब और बीमारियों से दूर रहना, तो इस तरह के तभी जाके 100% सफलता मिलेगी। तो सिर्फ गवर्नमेंट का पॉलिसी या स्कीम या फिर लॉ बनाने से बात पूरी तरीके से नहीं बनेगी, लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, सिविक सेंस आनी पड़ेगी। ओके, आगे बढ़ते हुए हम आपसे बात करना चाहेंगे महिला सशक्तिकरण के बारे में, वीमेन एम्पावरमेंट के बारे में, कि जो केंद्र सरकार ने, जो मोदी सरकार ने वीमेन एम्पावरमेंट के लिए कदम उठाया है, उस पर आपका क्या विचार है? हाँ जी, अगर हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें, जो महिला शक्तिकरण है, तो मैं मतलब जो मुझे लगता है सिंपल वर्ड में वुमेन एम्पावर्ड तभी होंगे जब हमारे जेंडर इक्वलिटी होंगे, हमारे बीच समानता होंगे। कोई भेदभाव, जैसे पहले हमारा सिर्फ लड़कों लड़का बेटों को पढ़ाओ, बेटियों को इतना पढ़ाना नहीं है, क्योंकि ये शादी हो जाएंगे, उनका गृहस्थी में उनका मतलब उनका काम करना है। तो अभी सबसे पहले तो जेंडर इक्वलिटी की बात आता है। अगर हमारे बीच में समानता होंगे तभी जाके हम लोग वुमेन एम्पावरमेंट के मतलब बात कर सकते हैं। तो मोदी सरकार जी के जो ये है देखा गया है, तो बहुत सारे उनके ये 8 साल के दौरान बहुत सारे ऐसे योजनाएं बनाए हैं। तो उनमें से सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी, जो हमारे जो NGO है, ओजू वेलफेयर एसोसिएशन, जो हम लोग इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं सक्सेसफुली, उनमें से एक है वुमेन हेल्पलाइन 181 टोल फ्री सेंटर, जो एक दिल्ली निर्भया कांड के बाद में ये कॉन्सेप्चुअलाइज किया गया था भारत सरकार द्वारा, मतलब मोदी सरकार द्वारा। और ये जो स्कीम है 2015 से शुरू किया गया था। तो हमारे अरुणाचल में 2016 जनवरी से शुरू हुआ, और वो स्कीम हम ओजू वेलफेयर एसोसिएशन आज तक सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो मैं बताना चाहूँगी कि इस स्कीम के अंदर, जो वुमेन हेल्पलाइन स्कीम के अंदर 3 तरह का सहायता दिया जाता है। सबसे पहले इंफॉर्मेशन सीकिंग कॉल्स, जिनके अंदर जो है जितना वुमेन ओरिएंटेड जो स्कीम है, योजनाएं है, उनका इंफॉर्मेशन हमको उन महिलाओं को बताना होता है और अवेयरनेस के थ्रू भी बताना होता है। मतलब योजनाएं तो बहुत है, लेकिन ये कैसे ग्रास रूट में पहले
कैसे उन तक जाए। तो एक जरिया है अवेयरनेस की जागरूकता लोगों के बीच फैलाए, तो हमारे वुमेन हेल्पलाइन वो काम करते हैं। दूसरा है जो वुमेन अफेक्टेड बाय वायलेंस, जो वुमेन के ऊपर बहुत सारा अत्याचार होते हैं या वायलेंस होते हैं, इसको कहाँ रिपोर्टिंग किया जाए। और कभी कभी क्या होता है जैसे निर्भया खान में हुआ, तो इसके बाद ये जो वुमेन हेल्पलाइन है हर स्टेट राज्य में शुरू किया गया भारत सरकार द्वारा। तो इसमें इमीडिएट हेल्प एंड असिस्टेंस ऐसे महिलाओं को हम प्रोवाइड करते हैं, इमीडिएट हेल्प एंड असिस्टेंस इन स्कीम का। और दूसरा है वन स्टॉप सेंटर, जहां हर ईच डिस्ट्रिक्ट में मतलब खोला गया है, जहां महिलाओं को टेम्प्रेरी शेल्टर से लेके मेडिकल एड, लीगल एड सब कुछ दिया जाता है। तो इस तरह से। और दूसरा जो है नेशनल जो न्यूट्रिशन मिशन है, जो निक्षय पोषण योजना, इसके अंतर्गत जो है जो प्रेग्नेंट लेडी या लैक्टेटिंग मदर या एडोलेशन गर्ल्स या जो हमारे 0 to 6 इयर्स के बच्चे होते हैं, उनको न्यूट्रिशियस फूड दिया जाता है। जो ये क्योंकि जो हमारे भारत में देखा गया है तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत हाई है, क्योंकि जब एक प्रेग्नेंट मदर है जो गरीब अगर माँ है वो कुछ अच्छा खा नहीं पाते, तो उनको इस द्वारा योजना द्वारा पोषण का जितना जो फूड है वो दिया जाता है। दूसरा जो लैक्टेटिंग मदर है उनको भी एक न्यूट्रिशियस क्योंकि हेल्दी बच्चा का ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए तो दिया जाता है, और बच्चों को भी दिया जाता है, तो बहुत लाभ हो रहा है। और एक में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, उसके अंतर्गत भी जो प्रेग्नेंट लेडी है उनको जब प्रेगनेंसी के समय में 2500 दिया जाता है, और बच्चे जन्म होने के बाद 2500 लैक्टेटिंग मदर के लिए, तो टोटल कुल मिला के 5000। तो ये एक गरीब महिला के लिए तो बहुत बड़ा मदद है। और ये जो अभी स्कीम्स है, सिंस हमारे एनजीओ हम लोग मतलब ग्रास रूट में काम करते हैं, तो हमें पता है ये हर महिला तक पहुंच रहे हैं। और हमारे जो आशा और आंगनवाड़ी वर्कर्स है दूर दराज गांव तक वो ढूंढते रहते हैं प्रेग्नेंट लेडी कहाँ है, ताकि ये स्कीम अवेल कर सके। और जो बच्चे जन्म हुआ है उसको भी वो ढूंढता रहता है, तो बहुत सक्सेसफुल और महिलाओं को बहुत लाभ हो रहा है। और महिला तभी ना एम्पावर्ड होंगे जब हम स्वस्थ रहेंगे, हमको भी समानता। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो अभी हमारा इंडिया में कुछ स्टेट में हमारे जो जन्म होने से पहले हम जो गर्ल चाइल्ड को मतलब ये क्या मतलब अबॉर्शन किया जाता है या कत्ल किया जाता है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंदर मतलब जो बेटी है उनको बचाओ और पढ़ाने में, और इसके अंदर जो विद्या स्कीम है, जो गर्ल चाइल्ड जो पढ़ रहे हैं क्लास 5 के बाद जो क्रॉस होते उनको 7 लाख का एक जो रुपया है फिक्स डिपॉजिट 7 इयर्स तक दिया जाता है विद्या स्कीम। उसके बाद फिक्स डिपॉजिट क्लास 10 पास होने के बाद वो, ताकि वो पैसा का वो निकल सके इंटरेस्ट के साथ में, उसके बाद वो आगे का शिक्षा प्राप्त हो। तो अब हम अगर योजनाओं की बात करें तो बहुत सारे योजनाएं, और एंटरप्रेन्योरशिप स्किल डेवलपमेंट के लिए भी मुद्रा स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ MSME के अंदर, जो हमारे वुमेन आर्टिशन है, जो हमारे वुमेन बुनाई करते हैं, वो आगे खुद को कैसे सक्षम बने, आत्मनिर्भर बने। इस तरह के बहुत सारे योजनाएं हैं, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। और बेनिफिट ग्रास रूट तक जा रहे हैं, क्योंकि DBT मोड है, मैंने पहले बताया, कोई दूसरा का बेनिफिट कोई नहीं ले सकता है, वो बेनिफिशरी कोई बेनिफिट चाहते हैं। तो सर यहाँ पे मेरा सवाल आपसे है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये जो योजना है अरुणाचल के कंटेक्स्ट में देखा जाए तो ये कहाँ तक सफल हो पाया है? देखिए, अरुणाचल के कॉन्टेक्स्ट में तो हमें लगता है कि ये 99% सक्सेसफुल है। क्यों? क्योंकि जो स्कूल में अभी बच्चों का एनरोलमेंट है उसमें ऐसा पाया गया है कहीं कहीं तो कि जो गर्ल चाइल्ड है वो मेल चाइल्ड को बहुत आउट नंबर कर दे रहा है। और अभी तो सर्विसेज में भी अगर हम देखते हैं तो टीचिंग में भी तो तमाम डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जहाँ पे कि महिलाएं अच्छे एजुकेशन लेकर के और काफ़ी हद तक कंधे से कंधा मिलाकर ही नहीं, वो आगे जा कर के और बहुत ही अच्छा रोल प्ले कर पा रही हैं। इस स्कीम का सबसे ज़्यादा फ़ायदा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में हुआ है, क्योंकि यहाँ की सोसाइटी थोड़ा सा फ्री फ्रैंक है, बाकी अदर सोसाइटी देश के अन्य राज्यों की खुला हुआ है।
और इस खुलेपन का फ़ायदा ये हुआ है कि लोगों का जो दिमाग है वो प्रॉपरली वेंटिलेटेड है, ज़्यादा भेद अब नहीं रह गया है कि लड़का और लड़की में। और यहाँ तो अब ये भी देखा गया है कि अगर लोगों ने पॉपुलेशन कंट्रोल सेल भी किया है और बेटी अगर हो गई, 2 हो गई, 1 हो गई, उसकी परवरिश में वो पूरा अपना जी जान सारी कमाई खर्च कर दे रहे हैं। तो बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ और देश को आगे बढ़ाओ की जो ये स्कीम है इस राज्य में, तो मुझे लगता है बहुत अच्छे से फल फूल रही है। मैडम, मैं थोड़ा बोलना चाहूँगी कि कल ही मैंने न्यूज़ में देखा और आज का न्यूज़पेपर में देखा, कल फेसबुक में देखा कि हमारे अरुणाचल के एक लड़की जो तवांग से है, यूपीएससी भी क्लियर किया है। हाँ, और हमारे अभी आप देखा जाए तो स्टेट जो अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में भी ज़्यादातर जो है महिला, हमारे जो गर्ल चाइल्ड है जो बहुत मतलब साइन कर रहे हैं। तो अरुणाचल कंटेक्स में हमारा, और एक तो फीमेल जो ये होता है जो बच्चे को जो कोक में मार दिया जाता है, जो हमारे यहाँ नहीं होता, फीमेल फेटिस। हाँ, तो हमारे यहाँ पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये अभियान मतलब नहीं चलाने से पहले से हमारा यहाँ पे ठीक है, लेकिन कुछ राज्यों के वजह से ये जो बेटी बचाओ पढ़ाओ ये मोदी जी जो योजना बनाना कहीं जो दूर दराज के इलाके हैं तो वहाँ पे सोच को बदलना है मेरे ख्याल से। इवन इन अरुणाचल प्रदेश जैसे हमारे टाउन में हो गया दिस इज़ ओके, कोई इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, बदन दूर दराज के इलाके हैं तो उसमें ये है ना कि जहाँ अभी विकास की किरण पहुँची ही नहीं है, जहाँ शिक्षा का जो प्रकाश पहुँचा नहीं है, वहाँ वो थोड़ा सामाजिक कुरीतियाँ हो सकती हैं, लेकिन इसको हमको लार्जर पर्सपेक्टिव में देखना है। तो लार्जर पर्सपेक्टिव में देखने से ये लगेगा कि हाँ चीज़ें जो है बिल्कुल सकारात्मक पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही हैं। तो मतलब जो हमारा शिक्षा है वो अहम भूमिका निभाती है हर चीज़ में। तो शिक्षा के ऊपर ही हम सर आपसे पूछना चाहेंगे, जो योजनाएं हैं केंद्र सरकार की ओर से, मोदी सरकार की ओर से इन 8 सालों में जो भी योजना बनाई हुई कार्यान्वित किया गया है, स्पेशली NEP, उसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, हम सब जिस शिक्षा को पढ़कर बड़े हुए हैं वो शिक्षा ऐसी थी कि हमें नौकर बनाने के लिए ही प्रेरित करती थी कि पढ़ लिख ले और हमको एक नौकरी मिल जाए, यानी हम नौकर बन जाएं, चाहे जो भी नौकरी मिल जाए। मोदी जी ने इसमें परसेप्शनल चेंज किया है। पढ़ने लिखने के बाद नौकर बनने की भावना क्यों आएगी, मालिक बनने की भावना आए, और इसीलिए उन्होंने आह्वान किया लोगों का कि आप स्टार्टअप लाइए, आपके अंदर आइडियाज़ हैं, आपके अंदर इनोवेशंस हैं, आप आइए, आगे बढ़िए, हम आपको फंड देंगे, विचार आपके होंगे और सरकार आपको आर्थिक सहयोग करेगी, आपको सरकार लॉजिस्टिक्स देगी और आप आगे बढ़िए। तो उन्होंने एक परसेप्शन ये चेंज किया और कौशल विकास यानी कि स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में सरकार ने बहुत ही रिमार्केबल काम किया है। आज देश में देखिए छोटी छोटी जो पॉलिटेक्निक्स हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, सर्टिफिकेट कोर्सेज, डिप्लोमा कोर्सेज, जो लोग BA MA किए थे और बिल्कुल सिंपल डिग्री थी, कोई योग्यता उनके पास और नहीं थी, उन लोगों ने जाकर के फिर वही कोर्स किया और उस कोर्स करके वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में जाकर के अपना काम कर रहे हैं, अपनी आजीविका चला रहे हैं। दूसरी बात आपने पूछी कि ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी, देश में शिक्षा पर बहुत प्रयोग हुए, लेकिन सार्थक प्रयोग देखा जाए तो मोदी जी ने किया है। क्या किया इन्होंने कि हमारी जो आधी एनर्जी बच्चों की थी वो चली जाती थी अंग्रेजी सीखने में, स्पेलिंग रटने में, और मातृभाषा में शिक्षा नहीं होती थी। तो मातृभाषा में जब शिक्षा नहीं होगी तो निश्चित रूप से हम जो है अपनी जड़ों से उखड़ जाएंगे। इस सरकार ने किया कि जो प्रारंभिक शिक्षा क्लास 5 तक है वो आपको करना है मातृभाषा में, उसके बाद दूसरी भाषाओं में आप उसको शिक्षा दे करके, इवन ये फोकस किया जा रहा है कि जो साइंस टेक्नोलॉजी की भी शिक्षा है उसको भी इंडियनाइज किया जाए और जो है लोकल भाषाओं में भी उसको आगे तक, क्योंकि लोकल भाषा तो हमारे ब्लड में है ना, हम ज़्यादा सीखेंगे और जितना हम सीखेंगे उतना ही हम देश का बेहतर विकास कर पाएंगे, क्योंकि शिक्षा का मूल उद्देश्य यही है कि अच्छे से अच्छा मानव संसाधन का विकास होना, और मानव संसाधन ही देश की तरक्की का आधार बनता है।
बातें तो ढेर सारी है, लेकिन समय का अभाव है, तो अब हम यहाँ पे इस कार्यक्रम को विराम देना चाहेंगे। तो दर्शकों, आप हमारे साथ बने हुए थे और आज इस चर्चा में हमारे साथ भाग ले रहे थे। विषय बता दें, चर्चा का विषय था नरेंद्र मोदी सरकार की 8 साल की उपलब्धियों पर चर्चा हो रही थी। और इस चर्चा में हमारे साथ दे रहे थे, भाग ले रहे थे देरानातुंग गवर्नमेंट कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अशोक पांडे सर, और साथ में ओजू वेलफेयर एसोसिएशन की श्रीमती रतन आन्या जी। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों ने अपना कीमती समय निकाला और हमारे साथ यहाँ पे चर्चा की। तो दर्शकों, इस वक्त हमें विदा दें। नमस्कार। नमस्कार।